हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज का ये वीडियो BHDAE 182 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये मेरी आपका जो हिंदी भाषा और संप्रेषण का पेपर है उसकी पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 में बना चुकी हूँ, जिनको आप देख सकते हैं, जहाँ से आपके कई सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सारे वीडियोस को आपको देखना है। इन वीडियोस का फ्री PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा। वहाँ पे हम लिंक अपलोड करते हैं, लिंक से आप फिर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने असाइनमेंट्स को, गेस्ट पेपर्स को, जो भी आपको परचेज करना हो उसे हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। सो नाउ गाइस, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको आंगिक संप्रेषण के बारे में बताना है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिखित संप्रेषण के बारे में पढ़ा था और अभी हम यहाँ पे आंगिक संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है आंगिक संप्रेषण, इसको जानेंगे। तो जब भी हम अपने चेहरे के जो भी हमारे भाव होते हैं, हाथों की गति, आंखों की दिशा, यानी कि जब मैं बिना बोले अपने शरीर के किसी भी भाग का इस्तेमाल करते हुए, किसी भी बॉडी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए विचारों को और भावनाओं को व्यक्त जब मैं करूं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आंगिक संप्रेषण, या बॉडी लैंग्वेज कह सकते हो आप, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, है ना। सो इसको पूरा रीड करते हैं कि जब हम अपने शरीर की गतिविधियों में आपका क्या क्या आ जाएगा, चेहरे के हाव भाव आ जाएंगे, हाथों की गति आ जाएगी, ठीक है, आंखों की दिशा, शरीर की मुद्रा, ये सारा आ जाएगा। जब मैं बिना बोले ही अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा रही हूं, तो ये किसके अंदर आता है, आंगिक संप्रेषण के अंदर आता है। तो बेसिकली आंगिक संप्रेषण का अर्थ आप समझ सकते हो, आपके शरीर से संबंधित होता है ये। तो आंगिक संप्रेषण का मतलब है शरीर की भाषा के जरिए संप्रेषण करना। यह मौखिक भाषा की तुलना में कई अधिक प्रभावशाली, क्योंकि यह सीधे भावनाओं और मनोभावों को व्यक्त करता है। तो मतलब आंगिक संप्रेषण इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें किसी की बात को समझना है तो उसका चेहरे का भाव, उसके हाव भाव अगर हम समझ पाते हैं तो उसकी बात हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। दूसरा, हम अपने भावों को आंगिक संप्रेषण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि कभी मैं गुस्सा हूँ तो वो हमारे फेस पे दिखेगा, है ना। किसी को भी हम कोई इशारा कर सकते हैं हाथों से, किसी पे उंगली उठा सकते हैं, हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, तो ये सब भी हमारे जेस्चर्स होते हैं जो दूसरों को हमारी बात को समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इसके रूप दिए हुए थे, साथ में आपको इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि चेहरे के भाव में मुस्कुराना आता है, गुस्सा करना, ये सब चेहरे के भावों में आएगा। नेत्र में आएगा आपका आंखों को मिलाना, आंखें चुराना, पलक को झपकाना। फिर आपके हाव भाव आते हैं, साथ में आपकी शारीरिक जो मुद्रा होती है, सीधे बैठना, झुककर खड़ा होना, तो ये सारी चीज़ें आपके आंगिक संप्रेषण के जो है मुख्य रूप होते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पे आंगिक संप्रेषण का जो भी उसका मतलब था वो समझा है, और इसके कौन कौन से मुख्य रूप हैं इनके बारे में हमने बात की है। अब हम यहाँ पे इसका महत्व समझेंगे कि जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी तो आंसर में आपको ये पूरा फॉर्मेट जो है फॉलो करना है। आप पहले उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके रूपों को बताओगे, फिर आप उसका महत्व बताओगे। जैसे कि ये हमारे भावों को सजीव बनाता है, मेरे मन में जो भी मेरी फीलिंग्स हैं उनको एक तरीके से ये थोड़ा सा सजीव बनाता है, और शब्दों के बिना हम बहुत कुछ कह सकते हैं। शिक्षक, वक्ता, अभिनेता, ये सब जो होते हैं वो अपने संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और यह हमारे संप्रेषण की प्रामाणिकता और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। तो एट लास्ट बस आपको एक निष्कर्ष दे देना है कि आंगिक संप्रेषण संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मौखिक के पूरक के रूप में कार्य करता है। तो मौखिक को यह क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि मैं अपनी बात को तो मुंह से कह रही हूँ, साथ ही साथ जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, मेरे चेहरे के जो हाव भाव हैं, हाथों की जो मूवमेंट है, आई की जो मूवमेंट है, तो ये मेरे मौखिक संप्रेषण को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि ये इसके पूरक के रूप में कार्य कर रहा है, और कई बार शब्दों से अधिक ये प्रभावशाली होता है। देन आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको इन डिटेल आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं आंसर लेकर आई हूँ वो भी आपका काफ़ी अच्छा इन डिटेल ही है। आपको स्वरों को स्पष्ट करना है और स्वरों के वर्गीकरण के आधारों पर उसकी चर्चा करनी है। तो गाइस, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे स्वरों की परिभाषा से। आप बताएंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो ये वो ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम खुद बोल सकते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुंह के किसी भाग को रोका या छुआ नहीं जाता, हवा सीधे बाहर निकलती है। सरल शब्दों में वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की मदद हमें
नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में हमारे पूरे 11 स्वर होते हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। इसमें जो हमारा ये री से ऋषि है इसको अर्ध स्वर यानी कि आधा स्वर कहा जाता है, लेकिन इसे भी स्वरों में शामिल किया गया है। उसके अलावा र और ल का प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है, ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा के उपयोग में किए जाते हैं, ऋषि और इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बता देना है, हमें स्वरों की पूरी परिभाषा बतानी है कि स्वर क्या होते हैं, ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। फिर हम हिंदी के स्वरों के बारे में बताएंगे। अनुस्वर और विसर्ग के बारे में आप बताओगे तो जो हमारा अंग से अंगूर और अंगा खाली होता है, ये आपके अनुस्वर और विसर्ग होते हैं, जो कि परंपरागत वर्णमाला में इन्हें भी स्वर माना जाता है। और उच्चारण के हिसाब से देखें तो ये स्वर नहीं होते, बल्कि ये व्यंजन की ध्वनियाँ होती हैं। तो इनका इस्तेमाल हमेशा स्वर के बाद होता है, जैसे कि इंगित, अंक, अतः, प्रातः। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्वर के बाद इनका उपयोग होता है। स्वरों का वर्गीकरण हम अलग अलग आधारों पे करेंगे। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करेंगे उच्चारण के समय के आधार में, कि मुझे बोलने में कितनी देर लगती है। सबसे पहले हमारी होते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड्स, ठीक है, जिन्हें हम जिन स्वरों का उच्चारण बहुत कम समय में होता है, जिसमें मेरे को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, एक मात्रा वाले जो स्वर हम कह सकते हैं उनको, जैसे कि अ, ई, ऊ। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ये आपके शॉर्ट वॉवल्स हैं। फिर होते हैं आपके लॉन्ग वॉवल्स, जिसमें हमें अधिक समय लगता है बोलने में। ये 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं, जैसे कि अ से अनार, बड़ी ई, तो हम इसमें थोड़ा लंबे समय तक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला हो गया शॉर्ट वॉवल्स एंड दूसरा हो गया आपका लॉन्ग वॉवल्स। इसके बाद हम समझेंगे आपका जो प्लुत स्वर है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड वॉवल, जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय तक किया जाता है। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ना, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा ऊपर, इससे भी ज़्यादा देर तक इसको किया जाता है, जिसमें आपके जो पुराने मतलब जो हिंदी थी और संस्कृत थी ना, उसमें इनका यूज़ किया जाता था। इसे हम बोलते हैं त्रपैदिक चिन्ह। ठीक है, तो इसका अंत में यूज़ करते थे साउंड को और लॉन्ग बनाने के लिए। उसके अलावा जो आपके 3 मात्राओं वाले शब्द होते हैं, जैसे कि आपका ओम का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, तो ये आपका प्लुत स्वर है। समझ में आ गया आपको, प्रोलॉन्ग्ड वॉवल, जो कि आपका दीर्घ से भी लंबा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, स्वरों का जब मैंने वर्गीकरण करा उच्चारण के समय के आधार पर, तो मुझे हास्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या देखने के लिए मिला, प्लुत स्वर देखने के लिए मिला है। इसके बाद आप इसको एक छोटे से टेबल से समझ सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे कम उससे थोड़ा अधिक, और ये होता है सबसे अधिक। 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्राएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर अगर मैं रचना के आधार पर या उनके स्रोत के आधार पर इनका बंटवारा करती हूँ, तो एक होते हैं हमारे मूल स्वर। तो ये जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बने होते हैं, यानी किसी अन्य स्वर को मिलाकर इन्हें नहीं बनाया जाता। हमारे 4 जो हैं मूल स्वर हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री से ऋषि। ये स्वर जो हैं अपने आप में क्या है, पूर्ण हैं, और किसी और स्वर से मिलकर इन्हें ये नहीं बने होते। फिर होते हैं गाइस हमारे संयुक्त स्वर। ये वो स्वर हैं जो स्वरों 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, जैसे कि आपका ए, ये वाला आपको पूरा दे रखा है कि ये किससे बना है, ऐसे ऐनक किससे बना हुआ है, ओ से ओखली। हम क्या देख रहे हैं कि ये आपके जो हैं 2 स्वरों को मिलाकर बने हुए हैं। तो आपके ये वाले खत्म हो गया। इसके अंदर देखो, जो हमारा रचना के आधार पर है उसमें मूल स्वर हैं और क्या है, हमारे संयुक्त स्वर हैं। इसके बाद हमारा है वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के आधार पर, कि जब मैं उसको बोल रही हूँ तो मेरे गले का, जीभ का, होठों का, नाक का, जो अलग अलग पार्ट्स जो हमारे यूज़ होते हैं बोलने में, उनके बारे में। जैसे कि आपके जो कंठ से निकलते हैं, जैसे कि अ, बड़ा अ और अंगा खाली आपके कंठ से निकलती है आवाज़, तो इन्हें कंठ्य स्वर कहते हैं। तालव्य स्वर आपके तालु यानी कि जो मुंह का ऊपरी भाग होता है उससे। तो ये जब आप बोल के देखते हो ना अच्छे से, तो आपको डिफरेंस पता चलता है कि कैसे अलग अलग उच्चारण के स्थान हैं। ठीक है, आपका है मूर्धन्य स्वर, जो री से ऋषि वाला है, जीभ की नोक और तालु के बीच में इसको यूज़ करा जाता है। ऐसी अनुनासिक है, काठ्य आपका तालव्य स्वर है, ए, और ऐसे ऐनक। ठीक है, गले और तालु दोनों से इनका यूज़ होता है। सो यहाँ पे कुछ लास्ट में समरी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो कांठ्य स्वर जैसे अ, बड़ा अ, अंगा खाली का उच्चारण, ये केवल हम क्या देखते हैं कि ये गले से होता है, कांठव्य। तालव्य जो स्वर होते हैं हमारे, इनका उच्चारण मुंह के ऊपरी हिस्से यानी कि तालु से होता है। फिर आपका री से ऋषि जो है आपका मूर्धा से, और ये वाले आपके ओष्ठ्य स्वर होते हैं, ओ। ठीक है, ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारे होंठ हैं वो कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। ठीक है,
होठ जो है ओष्ठ से हम बोलते हैं और वो भी हमारे गोल हो जाते हैं। अंगाखाली को अनुनासिक स्वर कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलने वाली ध्वनि के साथ होता है। संयुक्त उच्चारण वाले स्वर जैसे ए से ए डी ये जो हैं 2 स्थानों से मिलकर उच्चारित होते हैं। तो ये सारा आपका इस आंसर के अंदर था ओवरऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। उसके अलावा बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें देखना मत भूलो। 4 पार्ट्स अभी तक हमने बनाए हैं, आपको चारों देखने हैं। उसके अलावा जब मैं इसकी रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी आज शाम को या फिर कल सुबह, तो आपको वो क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना है। उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो पाएगी।